चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज कांटेक्ट फोर्सेस। और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, उस इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था आपको कि फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज को खींचना और ढकेलना क्या होता है। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या ढकेलना। खींचने को इंग्लिश में बोलते हैं पुल और ढकेलने को इंग्लिश में बोलते हैं पुश बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स बता दिया था और उसके सारे एग्जांपल्स बता दिए थे। और फोर्स से होने वाले चेंजेस, जब किसी भी चीज पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देयर आर सम चेंजेस। वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं और मोशन से रेस्ट में आ जाते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, रखी हुई है, उसको आप रखी हुई है तो रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है, आराम कर रही है। और एक किक लगाया तो किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो किक लगाया इसका मतलब आपने फोर्स लगाया, तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया। अब एक साइकिल है, तुम साइकिल लेकर जा रहे हो और फिर तुमने ब्रेक लगाई, क्या लगाई, ब्रेक लगाया। तो साइकिल पहले जा रही थी, वो किस में थी, मोशन में थी। ब्रेक लगाने की वजह से वो रुक गई, किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। क्या लगाना पड़ा, फोर्स। ब्रेक एज अ टाइप ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स तो हो गया, फोर्स के टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो दो टाइप पहले यहाँ पढ़ोगे आप, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे अब तुम फोर्स लगाना चाहते हो तो फोर्स लगाने के लिए अब हम अगर किसी भी चीज पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो वो मेरे सामने होना चाहिए और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। बिना टच किए हम फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या करना है, सिलेंडर को ढकेलना है, तो उसको तुम दूर से ढकेल लोगे। गाड़ी को पीछे से ढकेलना है, क्या आप उसको दूर से ढकेल लेंगे, नहीं लगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको टच करना पड़ेगा। तो टच करना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को और आपको आपस में कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तब आप क्या अप्लाई कर पाएंगे, फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फोर्स नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। लेट्स सी द डेफिनेशन हियर। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अ कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग कांटेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे और एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे होंगे, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई। दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आने पे, कांटेक्ट आने का मतलब एक दूसरे को टच करके तब फोर्स अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स में देखो, कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अब देखो, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं दोनों फोर्स लगाते हैं। फोर्स मतलब क्या होता है, बल लगाते हैं। दोनों किसी ना किसी चीज पे बल लगाते हैं, किसी भी तरीके से जिस चीज की जरूरत है उस पर आप लोग बल लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं। लेकिन अब बल भी जो है वो कई तरह से लगता है। पहला है मस्कुलर फोर्स, आप अपने मसल्स का यूज करके किसी भी चीज पर अगर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वो कांटेक्ट फोर्स तो है ही, लेकिन कांटेक्ट फोर्स में भी कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। अब हम फोर्स लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स, देन दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। लिख लेते हैं उनका हम लोग डेफिनेशन। व्हेन एनी फोर्स अप्लाइड बाय यूजिंग आवर मसल्स लाइक आर्म्स और लेग्स, देन दिस फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जैसे लिफ्टिंग अ ब्रिक फ्रॉम द ग्राउंड, अगर तुम जमीन से ईंटा, ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंटा, अगर जमीन से ईंटे को उठा रहे हो तो सर एक फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, फोर्स। अच्छा बताओ, फोर्स जो लगा रहे हो वो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, पुल की डायरेक्शन में कि पुश की डायरेक्शन में। ईंटे को उठाना कौन सी डायरेक्शन में, पुल की पुश, हाँ पुल कर रहे हैं ना, उसको ऊपर उठा रहे हैं, मतलब एक टाइप से खींच रहे हैं। क्यों खींचने का मतलब कैसे हुआ, क्योंकि उसको पीछे से भी कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है, लेकिन तुम अपनी तरफ उसको खींच रहे हो, दैट इज कॉल्ड पुल। और आप लगा रहे हैं फोर्स विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और उसको टच करके तभी खींच रहे हो कि बिना टच करे जादू की तरह खींच ले रहे हो, जादू से तो खींच नहीं रहे हो, इसका मतलब टच करके खींच रहे हो। तो कौन सा फोर्स है वो, हाँ मस्कुलर तो है, मसल की हेल्प से तो है, लेकिन वो और भी कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। मेन कौन सा है, कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल मस्कुलर। डिगिंग, क्लाइंबिंग, स्टेयर, जैसे खुदाई हो गई या सीढ़ियों पे चढ़ना हो गया। सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो किसकी हेल्प से चढ़ते हो, अपने पैर से। तो पैर क्या है, आप पैर में क्या होता है, मसल्स होता है, तो मसल की हेल्प से आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो मस्कुलर फोर्स हो गया।
और एनिमल्स कैरिंग लोड ऑन देयर। अब देखो जैसे जब सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। किस पे लगाते हो, फोर्स, अर्थ पे फोर्स लगाते हो। अर्थ को पीछे ढकेलते हो तो वो तुम्हें किधर ढकेलती है, आगे की तरफ ढकेलती है, ठीक है। तो उस पे भी आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स। किसके कांटेक्ट में आके तभी फोर्स लगा पा रहे हो। पृथ्वी पे कांटेक्ट में आके उसको छू के तभी तो उस पे फोर्स लगा पा रहे हो। तो कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्लियर। और देखो एनिमल्स कैरिंग लोड ऑन देयर बैक, जो जानवर होते हैं वो अपने पीठ पे लाद के और सामान को ले जाते हैं, लाते हैं, न करते हैं कि नहीं। तो किसकी हेल्प से, अपनी मसल की हेल्प से करते हैं। तो ये भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है और वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्लियर। चलो नोट करो तुम फटाफट। चलो अब यहाँ पे देखो ये लाइट जल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखते हैं फ्रिक्शन का, कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल तो आपने मस्कुलर फोर्स देख ही लिया। नाउ वी आर मूविंग टू सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। आप पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेसिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो आपकी चाल को कम करने की कोशिश करता है। मतलब आपके ऊपर जस्ट आपका अपोजिट फोर्स लगाना चाहते हैं, आप इधर जाना चाहते हो तो फोर्स आपको पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, मतलब वो आपको रोकने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में आप जैसे मान लो ये आपका सरफेस हो गया और सरफेस पर, जैसे सरफेस हो गया, सतह हो गई, कोई भी सतह हो गई, उस पे आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, किधर बढ़ना चाहते हैं, आगे। अगर सरफेस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, जो नीचे सरफेस है वो आपके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगा कि आपकी स्पीड धीरे हो जाए। भले ही आपकी स्पीड नहीं धीरे हो रही क्योंकि आप और ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं, लेकिन वो आपके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाता है और आपकी स्पीड को धीरे करने की कोशिश करता है, आपके मोशन को रेसिस्ट करता है। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन अ सरफेस। जैसे जब रोड पे गाड़ी चला रहे होते हो तो अभी मान लो एक्सीलेटर जो है वो लेना बंद कर दो, या साइकिल चला रहे हो तो पेडल मारना बंद कर दो, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कैसे रुक जाता है, कभी सोचा है कि वो कैसे रुक जाता है, क्यों रुक जाता है। बॉल है, बॉल अगर ढनक रही है सरफेस पर तो कुछ देर बाद जाके वो रुक जाती है। कौन उस पर फोर्स लगाया, किसी ने फोर्स थोड़ी लगाया, तुम तो रोके नहीं हो। तो उसको किसने रोका, किसी ने तो रोका। बॉल देखो, तुम लोग सोचते तो कभी नहीं हो, बॉल ढनक रही, कुछ देर के बाद जाके रुक जाएगी, इतना आप लोगों को पता है। लेकिन कैसे रुक गई, क्यों रुक गई, है ना। तो वो क्यों रुक गई, क्योंकि वो जो जमीन है वो उस पर क्या लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। अगर वो आगे बढ़ रहा है, जैसे ये सरफेस है, अगर बॉल क्या हो रही है, बॉल आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट। सर उसी डायरेक्शन में अगर लगेगा तो और तेज भागने लगेगा ना। एक फोर्स तो उसके ऊपर लगा ही है, तुमने अप्लाई तो किया ही है, वो तो जा रही है। लेकिन अगर नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगने लगेगा तो और तेज चलने लगेगी कि नहीं चलने लगेगी। इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जस्ट इसका क्या लगता है, अपोजिट लगता है, ताकि ये जो बॉल है ये रुक सके, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है। ठीक, स्केटिंग करते टाइम, वॉकिंग ऑन द रोड पे वॉक करते टाइम, ड्रिलिंग अ नेल इनटू द वॉल, जब दीवार में जो कीली होती है उसको जब अंदर की तरफ मतलब ड्रिल किया जाता है, तब भी वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बड़े आराम से कीली अंदर धंस जाती है, नहीं धंसती है ना। अब तुम सोचो कि हम ऐसे मारे और कीली अंदर चली जाए, नहीं जाती है ना, क्योंकि उधर से भी कोई फोर्स लगा रहा ना, कि उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो वहां पे भी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जस्ट जो आपके अपोजिट करे, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पकड़ के वो पीछे खींचने का काम करे, आपका टांग खींचे। टांग खींचने का मतलब सच में टांग नहीं खींचने लगेगा कि धरती से हाथ निकलेगा और आपका पैर खींचने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपको रोकने की कोशिश करेगा तो करेगा। तो और उसके बाद देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीज ध्यान रखना कि कोई चीज अगर आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट उसका अपोजिट लगेगा। अगर कोई चीज आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर कैसे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे ये जो बॉल है अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर यही बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन बदल जाता है। समझ पाए।
क्योंकि उसका काम क्या है सर, उसका काम तो है रोकना। तो कैसे रोकेगा, जस्ट आपका अपोजिट फोर्स लगा के तभी तो रोकेगा। अब तुम जिस डायरेक्शन में ढनगे जा रहे हो, तुम्हें कोई और उस डायरेक्शन में ढनगा देगा, तो क्या आप रुकेंगे कि आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी? हाँ, और बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड को रोकना है, आपकी स्पीड को क्या करना है, आप दैट रेसिस्ट मोशन, मोशन को आपके रोकना है। कैसे रोकें सर, जस्ट अपोजिट फोर्स लगाइए उसका। क्या लगाइए, अपोजिट फोर्स। कौन लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और देखो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ये देखो, ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है? अभी अगर हम हवा में उड़ रहे हों और हवा में आगे बढ़ रहे हों, तो हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि हम तो सर इसके कांटेक्ट में है ही नहीं, किसी भी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो ये फोर्स तभी लगेगा जब आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। और ये आपके जस्ट अपोजिट लगता है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्लियर इतनी बात? अब हमने तुमसे एक बात कही, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हमने तुमसे बताया कि जब कोई चीज जा रहा है आगे, कोई चीज आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको देखो, जैसे मान लो ये आगे जा रहा है, तो ये जो मेरा दूसरा हाथ है इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। किधर कोशिश करेगा, पीछे। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पीछे से क्या करेगा, वो पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या कोई चीज अगर मोशन में है तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, कि अगर रुकी हुई है तब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? बताओ। जैसे कोई चीज जा रही है तभी उस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर वो रुकी हुई है, चलो भाई, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, अब बताओ, अब वो मतलब वो चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है, अब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। आप सोचो, लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखते हैं, चलो यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे ये क्या रखा है, ये डस्टर है, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई चीज अगर रुकी हुई है तो क्या उस पर फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि कोई चीज चल रही है तब तो फ्रिक्शन लगेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो, जैसे क्या होता है, बारिश के टाइम पे रोड गीली होती हैं कि नहीं होती हैं? तो रोड गीली होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी गाड़ियां सरक जाती हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है, पकड़ कम पड़ पाती है और गाड़ियां सरकना स्टार्ट हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? और समझ पा रहे हो? तो ये होता है। अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए बिल्कुल से, तो अगर आप एक बॉल को अगर आप ढंगा देंगे, एक बॉल अगर आपने करवा मतलब को फेंका, बॉल को फेंका, तो रोल 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 करता हुआ चलता चला जाएगा, लेकिन वो कभी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। जैसे मान लो बीच में दीवार है, पेड़ है, कोई चीज ना है, एकदम सीधी रोड हो, और एकदम सीधी रोड हो और उस पर तुमने बॉल को फेंक दिया और वो रोल करता हुआ चलता चला जाएगा, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये चीज देखो, ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर देखो ये मार्कर, ये ऐसे करके हमने रोक दिया। ठीक, डस्टर के ऊपर मार्कर क्या है, रुका हुआ है। तो अब इस मार्कर के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो, जैसे मान लो इसको हम ऐसे मतलब इस पे हम हल्का सा थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये खिसक रहा है? कहाँ खिसक रहा है? कहाँ खिसक रहा है? खिसक रहा है। अगर इस पे हमने हम फोर्स लगा रहे हैं, दिख रहा होगा, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये खिसक रहा है? भले ही थोड़ा सा लगा रहे हैं, लेकिन लगा तो रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये खिसक रहा है? तो मेरा फोर्स जा कहाँ रहा है? बताइए सर, मेरा फोर्स गया कहाँ? उसने क्या किया? उसने पीछे से फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया, इसी वजह से रुका, नहीं तो आगे बढ़ जाता कि नहीं? बताइए, आगे बढ़ जाता कि ना बढ़ जाता? अब हमने फोर्स तो लगाया, अपने कुछ दम तो लगाया, लेकिन वो दम जो है वो बिल्कुल दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये जो क्या है, ये डस्टर है, इसने उधर से फोर्स लगाया और मार्कर को वहीं का वहीं रहने दिया। समझ पा रहे हो? मेरा फोर्स और इसका फोर्स, इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ये डस्टर का फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? हाँ, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन। समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है, किसमें है? अगर कोई चीज रेस्ट में है तब भी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर आप इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस तरफ से भी फोर्स लगेगा, भले ही वो रेस्ट में है। समझ में आई बात? समझ गए? क्लियर हो गया? तो अब ये था आपका फ्रिक्शन का। चलो चलो, अब यहाँ पे लाइट इज ऑन। यस, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। पहले हमने क्या देख लिया? हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया, और उसके बाद फोर्स में भी फोर्स के टाइप्स पढ़ लिए, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल पढ़ लिया। ठीक, अब उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ
फोर्स, मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उस टाइम पे फॉर्मूला और SI यूनिट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। नाउ सीधा फॉर्मूला, तो फोर्स जो होता है, फोर्स को हम लोग कैपिटल F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल F से, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू होता है m इंटू a, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर, F का मतलब तो पता ही है, F मतलब क्या होता है, F मतलब होता है फोर्स, ठीक है, F मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M, M का मीनिंग होता है मास होता है, और A की मीनिंग क्या होती है, हाँ A की मीनिंग होती है एक्सीलरेशन। आई बात समझ में, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाना है तो आपको मास पता होना चाहिए और एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये क्या होता है, मास मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होता होगा, किसी भी चीज का कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे कि ये क्या है बताओ, ये हमने किस चीज का डायग्राम बनाया, ये बैट का डायग्राम बनाया ना। आप देखना, बैट का डायग्राम बनाया है और बैट को क्या करते हैं, ये क्या है, बॉल। अब इस बैट से बॉल को आप मारेंगे, लगाओगे ना, कि मतलब छक्का चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बैट से बॉल को छक्का चौका लगाओगे, सही बात है। अब सर बैट का भी कुछ ना कुछ वेट होगा और बॉल का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब आप जब फोर्स लगाएंगे तो ये तो है नहीं कि बॉल जो एकदम ढीठ की तरह आपके सामने ऐसे खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी नहीं, नहीं ना, वो भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी, तो जो भाग गई उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। आई बात समझ में, उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये है फुटबॉल, क्या चीज है ये आपकी फुटबॉल है, ठीक है। अब फुटबॉल है और फुटबॉल को आप अपने पैर से किक मारेंगे कि नहीं मारेंगे, तो इस बॉल का कुछ ना कुछ वेट होता है सर, कुछ ना कुछ वेट होता है कि नहीं होता, और आपके पैर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, ये तो है नहीं कि एकदम हल्का फुल्का रहेगा, कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही। तो मारोगे तो बॉल बेचारी क्या होगी, भाग जाएगी ना, तो भाग गई, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब अगर आप किसी भी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कैसे जानोगे, उस पर फोर्स लगा, पहली बात तो उस पर मास होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, मास। अब मेरे आसपास जो है वो हवा है, क्या है, हवा है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन लग रहा है कहीं, क्योंकि मेरे आसपास जो हवा है, हवा का कोई ना कुछ कोई मास नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मतलब उसका कोई भी वेट नहीं है। इसका मतलब फोर्स आप तभी उस पर अप्लाई कर पाएंगे जब उसका क्या होता है, जब उसका होता है मास, और मास होता है उस पर, जब तुम फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, यही तो करेगा ना। मतलब मास और एक्सीलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, फोर्स निकल के आएगा। फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सीलरेशन पे, फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सीलरेशन पे। अब देखो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो समझा देते हैं कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और एक मिनट, फोर्स इज हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बताते हैं कि अगर आप फोर्स को बढ़ा, जैसे अगर आप किसी भी चीज का मास ज्यादा है, मास मतलब उसका अगर वजन जो है वो ज्यादा है, तो सर उस पर फोर्स भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं। अगर किसी भी चीज का वजन ज्यादा है तो फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ठीक। और अगर किसी भी चीज का वजन कम है, देखो डाउनवर्ड कर दिया, इसका मतलब कम है। अगर किसी भी चीज का मास कम है तो सर फोर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, अगर एक चीज घट रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी घट रही है। लाइट जल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, मास घट रहा है तो फोर्स भी घट जाएगा, ठीक है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मतलब अगर इस पे कोई असर पड़ा तो इस पे भी वही सेम असर पड़ेगा, समझ पा रहे हो। जैसे दो दोस्त होते हैं, एक को मार पड़ी तो दूसरे को भी दर्द होता, हम लोग को होता है, कुछ नहीं होता है। चलो देखो, आप फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ध्यान देना, अगर आप किसी भी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा तेजी से भागेगा। अगर किसी भी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा तेजी से भागेगा, अगर किसी चीज पे कम फोर्स लगाओगे तो कम तेजी से भागेगा, सही बात है। तो इसका मतलब फोर्स मास और एक्सीलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, दोनों पे वो डिपेंड करता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं एसआई यूनिट। एसआई
यूनिट, किसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन होती है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? हाँ, जिसको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। आई बात समझ में? किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। और एक चीज देखो यहाँ पे, एक पॉइंट आपको और नोट करना चाहिए यहाँ पे, कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास, और क्या होता है? इनटू एक्सीलरेशन। यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है सर न्यूटन, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास को किस में नापा जाता है? किलोग्राम। और उसके बाद एक्सीलरेशन किस में होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? इसका मतलब जो 1 न्यूटन होता है वो 1 kg पर मतलब मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ऐसा यूनिट मतलब समझ पा रहे हो? ऐसा यूनिट का मतलब होता है कि उसको किस चीज में तौला जाता है। जैसे कि कोई भी चीज है, किसी भी चीज का वजन नापना है तो सर किलोग्राम, किलोग्राम ना। दूध, दूध किस में नापते हो सर? लीटर में नापते हैं। किसी चीज की लंबाई नापनी है तो सर मीटर में नापते हैं ना, मीटर में। और तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है उसका एसआई यूनिट। ठीक है, क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होना जरूरी है कि नहीं? जैसे हम कहें कि मेरा जो वेट है वो 70 है। मेरा जो वेट है वो कितना है? मेरा वेट कितना है? 70। सर 70 से कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? 70 से क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। कि 70 क्या है? कुछ नहीं पता चल रहा। तो अगर हम, हाँ 70 लीटर है क्या है ना, अगर यहाँ पे लगा दिया इसके पीछे यूनिट, इसी को यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट, एसआई यूनिट। तो अब पता चल रहा है कि मेरा वेट कितना है? 70 kg। तो फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापा जाता है। दैट इज द एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन होती है। आई बात समझ में? और एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये होता है कि अगर आपको फोर्स बताना है तो उसके लिए दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरा आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना बल लगाया आपने, कितना बल लगाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना बल लगाया ये भी बताना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में लगाया ये भी बताना पड़ेगा, है ना? खींचने की डायरेक्शन में कि ढकेलने की डायरेक्शन में। अच्छा, अगर किसी चीज को ढकेलोगे और किसी चीज को खींचोगे तो स्पीड में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे साइकिल है, जा रही है, ढकेल दोगे तो और तेज स्पीड हो जाएगी ना। खींच लोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब कि फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। अब जैसे हम कहें कि भैया एक साइकिल था और साइकिल पे हमने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। अब बताओ, साइकिल पे फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे। अब तुम ये सोचोगे कि सर ने फोर्स तो लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया? क्या पता ढकेला हो, क्या पता खींचा। खींचना भी तो फोर्स है, ढकेलना भी तो फोर्स है। दिमाग में आएगा कि नहीं? अब सर ने साइकिल पर फोर्स लगाया तो क्या पता साइकिल रुकी हो, क्या पता साइकिल स्पीड में भाग गई हो। तो हमें इस जहां पे बताना पड़ेगा ना आपको कि नहीं भैया, हमने सिर्फ ढकेला है, हमने खींचा नहीं है, या फिर हमने खींचा है, हमने ढकेला नहीं है। तो फोर्स के लिए बताना पड़ेगा ना, डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? समझ में आई बात? दरवाजा है, दरवाजे पे फोर्स लगा के या तो खोलोगे या तो उसको बंद करोगे। तुम हम कहेंगे भैया हम कमरे के अंदर आए और मतलब दरवाजे पे हमने फोर्स लगाया। दरवाजे पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो तुम सोचोगे ना कि बंद किया पता नहीं दरवाजा, कि खोल दिया दरवाजा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मम्मी तुमसे कहें कि भैया जाओ किचन का जो दरवाजा है वो बंद कर दो। किचन का दरवाजा क्या कर दो? बंद कर दो, नहीं बिल्ली घुस जाएगी, दूध पी लेगी। तो तुम आए लौट के, तो तुम्हारी मम्मी ने पूछा कि बंद किए कि नहीं, तो तुम कह रहे हो हाँ हमने उसको फोर्स लगाया। क्या किया? फोर्स लगाया। अब तो मम्मी कंफ्यूज हो गई कि फोर्स तो लगाया लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया? हमने बंद करने के लिए कहा था, कहीं खोल के तो नहीं चलाया। ठीक है,
तो फिर डायरेक्शन जरूरी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि जब किसी भी चीज पर बल लगा रहे हो तो कितना बल लगा रहे हो तो बताना ही पड़ेगा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज की अगर दो चीजें बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर हमें इस तरह से एरो भी बनाना पड़ता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर इतनी बात, सब कुछ समझ में आ गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? दैट्स गुड। चलो